हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके एचआरएम के वन लाइनर यूनिट 2 को लेके आए हैं और इसका रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। सो इससे पहले वाला अगर आपने नहीं किया तो 15 मिनट्स का था जिसमें हमने यूनिट 1 कवर की है, तो गाइस प्लीज उसको देख लेना। और ये देखो, ये टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, मतलब जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, सोर्सेज, सिलेक्शन प्रोसेस, टेस्टिंग, इंटरव्यू, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड ऑल। ठीक है, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस यूनिट के हम कवर करेंगे। हो सकता है तुम्हारा ये 3rd यूनिट में हो, सो नो वंडर्स, हम पूरा सिलेबस ही कवर कर रहे हैं, तो जिस भी यूनिट में हो तुम देख लो, तुम्हें वो हेल्प आउट ही करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ। देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग मतलब क्या? एडवांस में कुछ डिसाइड करना। ठीक है, किसको लेके डिसाइड कर रहे हैं? ह्यूमन को लेके डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें कितने लोग चाहिए होंगे। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन्स एस्टिमेटिंग द फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, मतलब फ्यूचर में हमें कितने लोग चाहिए होंगे। भाई, प्लानिंग जो है ना वो फ्यूचर को लेके करी जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? प्लानिंग कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स कितने चाहिए होंगे, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। मैन पावर बेसिकली क्या? जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो वर्क करेंगे, उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है। इट एंश्योर राइट नंबर ऑफ, भाई क्यों हम पता लगा रहे हैं? ताकि हमारे पास सही समय पे सही नंबर में लोग अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि लोग नहीं और हमारा काम रुक जाए, या इतने ज्यादा लोग हो गए कि हमारी कॉस्ट फालतू में बढ़ रही है। एचआर प्लानिंग जो भी है शॉर्टेज सरप्लस को अवॉइड करती है, तुम्हें पता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। भाई जितने लोग चाहिए उतने लोग अवेलेबल हैं, सही समय पे अवेलेबल हैं, तो सही से यूटिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। जो गोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इफेक्टिवली अचीव हो पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बेसिकली याद रखना, एस्टिमेट करते हैं और उसके जो भी चीजें हैं, बेनिफिट्स वगैरह लिख देना। नेक्स्ट इज जॉब एनालिसिस। क्या होता है? एनालाइज करना मतलब किसी चीज को जांचना, पड़तालना, समझना। ठीक है, कंप्लीटली उसको जानने की कोशिश करना। तो जो हम जॉब, जो काम हमें किसी से करवाना है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं, है ना, जब मुझे पता चलेगा जॉब क्या है, तभी तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा ना कैसे लोगों को रखना है, कौन ये काम कर पाएगा, कैसी स्किल चाहिए होगी, कैसी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, क्या क्या काम करना होगा। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस बेसिकली क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ जॉब, जॉब की सिस्टमैटिक वे में स्टडी। ओके, ये आइडेंटिफाइज करती है कि क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है जॉब की। लाइक मुझे पता चला कि मुझे ना एक वीडियो एडिटर चाहिए, तो ये वीडियो एडिटर की जॉब का मैंने क्या किया? एनालिसिस किया। भाई इसमें कौन सी स्किल्स हैं जो मैं एक पर्सन को जब हायर करूंगी तो उसमें चाहिए की हो। ठीक है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, कितनी वीडियो कितने दिन में एडिट करनी होंगी, ड्यूटीज क्या होंगी। ठीक है, कौन कौन से टूल्स आने चाहिए उसको। ठीक है, स्किल्स कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें पता चलती हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मदद करता है। ऑफ कोर्स, जब पता होगा कि किस तरीके का पर्सन चाहिए तो हम उसको ही अट्रैक्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। याद रखना, जॉब एनालिसिस से ही तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन बनता है। क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या होता है जॉब स्पेसिफिकेशन? चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना, लाइक जॉब में करना क्या होगा। ठीक है, तुम्हारी ड्यूटीज क्या होंगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तुम्हारा रोल क्या होगा। ठीक है, वो तुम्हें बताना। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल जाता है कि जॉब में ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। ये बताता है एम्प्लॉय को क्या काम करना रहेगा। इसमें तुम्हारा जॉब टाइटल, जॉब में क्या क्या ड्यूटीज हैं, किस किस कंडीशन में वर्क करना होगा, सब कुछ हम बताते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब एनालिसिस के बाद ही बनता है। याद रखना, जॉब एनालिसिस, ठीक है, जॉब एनालिसिस से ही तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन दैट इज जेडी और जॉब स्पेसिफिकेशन दैट इज जेएस बना हुआ है। जॉब एनालिसिस दोनों चीज पे फोकस करता है, डिस्क्रिप्शन पे भी, स्पेसिफिकेशन पे। तुमने डिस्क्रिप्शन देख लिया, डिस्क्रिप्शन बेसिकली ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन, ये क्या बताता है? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जॉब के लिए। याद रखना, वो बताता है ड्यूटीज क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी जॉब में जो तुम्हें करनी होगी। ठीक है, ये बताता है कि क्वालिफिकेशन, स्किल्स कैसे चाहिए होंगी, स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस कितना चाहिए ये बताता है, ताकि सुटेबल कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाए और वो सारी क्वालिटीज उसके अंदर अवेलेबल हो जो हमें चाहिए। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस से भी क्वेश्चन बनता है तो कर लेना।
बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है। देखो बेटा, जब एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया ना, तो हमने फालतू में इतना दिमाग नहीं लगाया था कि जॉब में क्या क्या चाहिए। हमने लगाया था इसलिए ताकि हम सही पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएँ कि वो हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करे। ये सब देखने के बाद उसको लगता है कि वो ये ड्यूटीज़ कर सकता है, उसको लगता है कि उसके अंदर ये स्किल्स हैं, तो भाई अप्लाई कर दो। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट मतलब अट्रैक्ट करना कैंडिडेट्स को वेकेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, इससे हमारे यहाँ वो पूल क्रिएट हो पाता है, किसका, जॉब सीकर का, जिनको जॉब चाहिए। कोई नौकरी आती है, रिक्रूटमेंट करता है, एडवर्टीजमेंट पब्लिश करता है, तुम अप्लाई करते हो, तो एक पूल बन जाता है कि जिनको जॉब चाहिए वो सब अप्लाई कर देते हैं। फाइंडिंग सुटेबल एम्प्लॉयज, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, याद रखना। अंदर से भी रिक्रूटमेंट होता है, बाहर से भी। अंदर के भी तरीके हैं, ट्रांसफर प्रमोशन, बाहर के बहुत सारे तरीके हैं, एडवर्टाइजिंग, कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बहुत सारे वे हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। ऑफकोर्स सही पर्सन अट्रैक्ट होंगे तो ही हम उसमें से सही पर्सन सेलेक्ट कर पाएंगे एंड गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही डिटेल में तुम्हें पढ़ना है तो तुम हमारे प्लेलिस्ट में जाके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आगे 2.5 घंटे की फुल मैराथन है, उसको देख लेना, पूरा सिलेबस डेप्थ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बट मैं अभी यहाँ पे बस रिवीजन करा रही हूँ। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। देखो सोर्सेज मैंने अभी बताया, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में बेसिकली प्रमोशन आएगा, ट्रांसफर आएगा। ठीक है, दो सोर्स हैं। ट्रांसफर क्या होता है, एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, एम्प्लॉय को मूव करना, सॉरी यहाँ पे आ जाओ, शिफ्ट करना एक जॉब से दूसरे जॉब से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, ए सिटी से दूसरी सिटी में। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है, ये भी याद रखना। डिफरेंस आएगा तो याद रखना ये हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे तुम्हारी कोई पोजीशन और सैलरी नहीं बदलती। तुम बस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे, मान लो दिल्ली की ब्रांच में, अब तुम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन गए हो लखनऊ की ब्रांच में, तुम्हारा कोई पोजीशन नहीं बढ़ा, सैलरी वो भी थी आज भी वही है। ठीक है, कोई पोजीशन स्टेटस में आपका चेंज नहीं होता, बस ट्रांसफर होता है एक जॉब से दूसरी जॉब एंड ऑल। प्रमोशन क्या होता है, मूव करना हायर पोजीशन पे, ये वर्टिकल होता है। तुम यहाँ से तुम यहाँ पहुँचा दिया गया, मतलब तुम कल को एक सुपरवाइजर से आज को तुम मैनेजर बन गए हो, तो तुम्हारा क्या हो गया, प्रमोशन हो गया, लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे सैलरी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, तो ऑफकोर्स होगी यार। तुम मैनेजर हो, अब सुपरवाइजर के हिसाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ज़्यादा होगी, सैलरी पे स्केल भी आपका बढ़ेगा। तो ये दो इंटरनल हैं, याद रखना, टीपी, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। नेक्स्ट आता है कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तुम्हारा क्या है, एडवर्टीजमेंट। तुम देखते होगे जॉब वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आता है न्यूज़पेपर में, टीवी एंड ऑल में। ठीक है, तो एक ये सोर्स हो गया, बाहर से लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो हमारे यहाँ अप्लाई करें। दूसरा कैंपस रिक्रूटमेंट, तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट होते हैं, बाहर से कंपनियाँ आती हैं, हायरिंग करती हैं कि नहीं करती हैं, तो एक ये भी टाइप है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉयर है बेसिकली, और जो जॉब सीकर, उनका डेटा मेंटेन करता है, उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसी, ये भी इन्हीं की तरह काम करती है, बस ये प्राइवेट होती है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को सुटेबल कैंडिडेट्स प्रोवाइड कराती हैं, ये भी डेटाबेस मेंटेन करती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तुम्हारी फैक्ट्री है, तुमने उसके बाहर एक नोटिस लगा दी कि इतने लोगों की हायरिंग चल रही है, लोग अप्लाई करेंगे, तो ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन होता है जो बहुत सारे लेबर्स का कॉन्टैक्ट अपने पास रखता है। ठीक है, और अगर जैसे तुम्हें बल्क में मान लो फैक्ट्री में काम है, लेबर चाहिए, तुम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत कॉल करके कह सकते हो कि 30 लेबर्स जो है वो हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। तो ये वर्कर्स को प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब, बाय मेंटेनिंग द डेटाबेस ऑफ लेबरर्स। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे सोर्सेस। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा रिपीट है, ये हो गए तुम्हारे सोर्सेज। हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सोर्सेज से भी क्वेश्चन बनता है, तो हम इसको भी करके जाएंगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट की एडवांटेज और इसकी डिसएडवांटेज। देखो, इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गया मतलब अंदर से हायरिंग होगी, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, भाई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि हमें चांस मिला है ना। दूसरा, रिक्रूटमेंट की कॉस्ट कम होगी, हमें बाहर किसी ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है ना, इंटरव्यू लो, फलाना करो ढमा करो, बहुत पैसा लग जाता है यार, वो हमारी नहीं खर्चा होने वाली, तो अंदर से ही कर दिया तो कॉस्ट कम हुई। हायरिंग का टाइम बच गया, है ना, इंटरव्यू वगैरह कराना, मेडिकल टेस्ट, रेफरेंस, बैकग्राउंड, ये सब नहीं कराना, तो हमें समय भी बच गया। नेक्स्ट, एम्प्लॉय नीड लेस ट्रेनिंग। अब एम्प्लॉय यूज टू हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को प्रमोशन करके मान लो वैकेंसी फिल कर दी, तो अब उनको ज़्यादा खास ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, उनको ऑलरेडी वेल अवेयर है, थोड़ी बहुत मे भी रिक्वायर्ड होगी बट ज़्यादा नहीं।
इम्प्रूव एम्प्लॉय लॉयल्टी, इम्प्रूव एम्प्लॉय लॉयल्टी मतलब एम्प्लॉयज़ लॉयल रहते हैं। क्यों लॉयल रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ही हमारा प्रमोशन हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? फ्रेश टैलेंट आइडियाज़ लिमिट, भाई बाहर से नहीं कर रहे हो तो फ्रेश टैलेंट तो कोई आएगा नहीं। दूसरा, एम्प्लॉयज़ में जेलसी होती है ना, एम्प्लॉयज़ किसी का प्रमोशन हो गया किसी का नहीं हुआ तो भाई जेलस तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट इज वन वैकेंसी क्रिएट अनदर वैकेंसी। अब मान लो हायर वाली पोजीशन तो बढ़ दी, लेकिन जिस पर्सन को लोअर से उठा के हायर पे पहुंचाया, मान लो सुपरवाइजर को मैनेजर बना दिया, अब सुपरवाइजर की भी तो खाली हो गई पोस्ट, है ना, तो उसको तो बनना पड़ेगा। फिर लिमिटेड चॉइस ऑफ कैंडिडेट इज अवेलेबल, जो है उन्हीं में से तुम सेलेक्ट कर रहे हो। बाहर से आते हैं, हो सकता है लाख लोग अप्लाई करते हैं, तुम बेस्ट सेलेक्ट कर पाते, पर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में मान लो गिन के 20-30 लोग हैं, उन्हीं में से तुम वैकेंसी भरे जा रहे हो। चांस ऑफ फेवरेटिज्म, हाँ लोग बहुत सारे होते हैं, रिश्तेदारों को जानते तो उन्हीं को ही प्रमोट कर देते, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल वाले की क्या हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो एक्सटर्नल में क्या है? फ्रेश टैलेंट। अब उसकी वो डिसएडवांटेज थी कि फ्रेश टैलेंट नहीं है, बट यहाँ पे तो एडवांटेज है ना कि फ्रेश टैलेंट आएगा, नए आइडियाज़ लेके आएगा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे जिसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन इंक्रीज होगा कैंडिडेट से, जब पता चलेगा कि बाहर से भी कोई बड़ी पोजीशन पे हायर किया जा सकता है, तो अंदर वाले लोग आपस में अच्छा कंपटीशन करेंगे और अच्छा वर्क करेंगे। एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हो भाई, जो बहुत ही अच्छे लोगों ने अप्लाई किया उनमें से कोई बहुत ही अच्छा धुरंधर फील्ड का एक्सपर्ट तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में हायर हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन होगा, नया आएगा तो कुछ नए आइडियाज़ लाएगा और इनोवेशन होगा। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। भाई टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आप अभी देखोगे कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, सो इट विल टेक योर टाइम, ठीक है। न्यू एम्प्लॉय नीड्स ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स वहाँ पे यही एडवांटेज है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है उतनी, बट यहाँ पे तो चाहिए ना, उसको आपका इन्वायरमेंट नहीं पता, उसको इंट्रोड्यूस करो, सॉफ्टवेयर सिखाओ तो भाई लगेगा टाइम, ठीक है। एम्प्लॉय का मोरल रिड्यूस हो सकता है, जब पुराने वाले एम्प्लॉयज़ को लग रहा है सब बाहर ही से आके वैकेंसी भरे जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स उन्हें लगेगा प्रमोशन का चांस नहीं है। सिलेक्शन लेंदी प्रोसेस है। न्यू एम्प्लॉयमेंट टेक मोर टाइम टू एडजस्ट, ऑफकोर्स उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में ढलने में समय लगेगा, नो डाउट, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट पे, डेट इज सिलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने रिक्रूटमेंट देखा जहां पे हमने बस अट्रैक्ट किया था कैंडिडेट्स को कि जॉब में अप्लाई करें। अब आते हैं सिलेक्शन पे। सिलेक्शन में कीवर्ड याद रखना, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, मतलब जितने लोगों ने अप्लाई किया उनमें से मोस्ट सुटेबल, जो सबसे बेस्ट है उसको चूज करना, मतलब क्या है? सिलेक्शन, ठीक है। तो जब एक बेस्ट चूज करे तो क्या बाकी सबको रिजेक्ट नहीं कर रहे? ऑफ कोर्स अनसुटेबल को रिजेक्ट कर रहे हैं, बेस्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट? सिलेक्शन, ठीक है। तो हायरिंग एफिशिएंट एम्प्लॉयज, अच्छे एम्प्लॉयज हायर करते हैं भैया, यही सिलेक्शन का टारगेट भी होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है और सिलेक्शन तुम्हारा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट में तुम किसी को रिजेक्ट नहीं करते, बट सिलेक्शन में तुम रिजेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस की स्टेजेस को, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन तुम्हारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में आई होंगी उनमें से हम करेंगे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब वो एप्लीकेशन जो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, है ना। जॉब डिस्क्रिप्शन में मान लो लिखा था कि इंजीनियरिंग की पोस्ट है और किसी ने आर्ट साइड से कुछ भी डाल दिया, ठीक है भाई, कोई स्किल नहीं है उसके अंदर, तो उसको तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा ना। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में अनसुटेबल एप्लीकेशन को हम हटाते जाते हैं जो बिल्कुल मैच नहीं करती हैं जॉब रिक्वायरमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एक बार एप्लीकेशन तुमने रिजेक्ट कर दी तो सुटेबल एप्लीकेशन आ गई, ठीक है, जो अच्छे कैंडिडेट है उनकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो गई। अब उनमें से एक सबका क्या करो? टेस्ट लो। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बहुत सारे तरीके के होते हैं। इंटेलिजेंट टेस्ट, डिसीजन मेकिंग स्किल कैसी है उनकी, है ना। बिहेवियर टेस्ट होता है, बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, तो तुम ले सकते हो जो भी तुम्हारे जॉब की रिक्वायरमेंट पे है, और इसमें से जो सेलेक्ट होते हैं उनको आप नेक्स्ट स्टेज पे भेजेंगे और बाकी जो रिजेक्ट है उनको हटा देंगे। नेक्स्ट इज इंटरव्यू। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, मतलब फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। अभी तक तो पेपर पेन हो रहा था, ठीक है, अब सामने सामने बैठा के बातचीत करेंगे ताकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी पर्सनैलिटी जज कर पाए। इवन वो भी अब तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयड से कोई भी डाउट पूछ सकता है। नेक्स्ट इज रेफरेंस चेक। अब इंटरव्यू में जो लोग सेलेक्ट हुए उनका क्या होगा? रेफरेंस चेक होगा, मतलब बैकग्राउंड चेक होगा, ठीक है। उनके कलीग्स या जिनका भी नंबर दिया है, पास्ट एम्प्लॉयर, उनसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, पूछा जाएगा इनका बिहेवियर वगैरह क्या है, इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड होगी। नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। भाई तुम फिजिकली मेंटली फिट हो या नहीं, पता चला तुम हर चीज़ में अच्छे हो लेकिन तुम
मेंटली नहीं फिट हो या फिजिकली बहुत जल्दी थक जाते हो तो फिर काम कैसे कर पाओगे, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जो बंदा इसमें सेलेक्ट हो गया मतलब सारे लेवल पार कर दिया, उसको हम फाइनली सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट भाई ऑफ कोर्स जॉब ऑफर देंगे उसको, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करेंगे एंड लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर एग्री करेगा और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। सो ये पूरा प्रोसेस है, सारे 8 के 8 स्टेप याद होने चाहिए, अभी के अभी याद कर लो क्योंकि पेपर है, नहीं पता है तो प्लीज गो थ्रू करो, आएगा जरूर, ठीक है। क्या कोई भी तुम इनिशियल से शॉर्टकट ही बना लो। नेक्स्ट आते हैं टेस्टिंग पे। टेस्टिंग मतलब क्या होता है बेटा, टेस्ट लेना, ठीक है, एम्प्लॉय की जो नॉलेज है उसकी जो स्किल्स है उसको टेस्ट करना, सिंपल, ठीक है। तो एसेस करना क्या, कैंडिडेट की स्किल, नॉलेज, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, ये चेक करने के लिए क्या वो जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, एक है इंटेलिजेंट टेस्ट, बेसिकली तुम्हारा इंटेलिजेंस टेस्ट करेगा कि मेंटली तुम कितने स्ट्रांग हो, डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली ये मेजर करता है तुम्हारा पोटेंशियल कि तुम नई स्किल सीख पाओगे या नहीं। मान लो कल को कोई नई स्किल तुम्हें सिखाई जाए तो क्या तुम उसको सीख सकते हो या नहीं, तो इसका पोटेंशियल है या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए यूज होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, याद रखना। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी, बेसिकली तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, ये सब चेक करता है। ट्रेड टेस्ट बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, जो जॉब के लिए तुम जा रहे हो उसकी प्रैक्टिकल या टेक्निकल नॉलेज तुम्हें कितनी है वो। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट, बेसिकली तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया क्या है, ठीक है, किस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है वो चेक करता है ये। एंड डेक्स्ट्रिटी टेस्ट, बेसिकली तुम्हारा जो भी टास्क करते हो उसकी स्पीड कैसी है, क्या सही से तेजी से कर पाते हो, एक्यूरेसी के साथ कर पाते हो या नहीं, वो ये चेक करेगा। तो ये है तुम्हारे टेस्ट जो बेसिकली तुम्हारी नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स वगैरह को एसेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, है ना। तो जज करता है कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉन्फिडेंस। भाई जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टेस्ट लेगा तो उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसके अंदर स्किल कैसी है, वो टेस्ट कर पाएगा इजीली, ठीक है। डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कैंडिडेट के बारे में, पूछ सकता है उसके बारे में, उसके इंटरेस्ट, हॉबीज, तुम इंटरव्यू देखते ही होगे तो डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके टाइप्स याद रखना, एक है स्ट्रक्चर, जहां पे पहले से ही क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं वो पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन पूछना है, एक ही ऑर्डर में पूछना है कि अपना नाम बताइए, फिर अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, हॉबीज बताइए, ठीक है, एक्सपीरियंस बताइए, ऐसे मतलब सीक्वेंस में किससे क्या क्या पूछना है हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर लिया है और उसी सीक्वेंस में हम उससे पूछेंगे। नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, पहले से ही क्वेश्चन कुछ फिक्स नहीं होते, जो मन में जब आया पूछ लिया, ठीक है, पहले से कोई भी पैटर्न डिटरमाइन नहीं है। डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है, यहाँ पे इंटरव्यू ट्राई करता है कि डीप कॉन्वर्सेशन करे, ठीक है, कैंडिडेट के बैकग्राउंड के, उसको कैसे सोचता है, उसका इमोशंस क्या है, उसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या है, द कैंडिडेट पे स्ट्रेस डाला जाता है, मतलब कैंडिडेट को नहीं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल दिया जाता है, ये देखने के लिए कि वो स्ट्रेस कल को हैंडल कर सकता है या नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि इतना ज्यादा लोड, क्योंकि ऑफ कोर्स होता है कि जॉब में कभी भी एकदम से लोड आ जाए, तो क्या आप वो प्रेशर हैंडल कर सकते हो या भाग जाओगे, तो वो भी चेक करने के लिए हम स्ट्रेस इंटरव्यू लेते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन उनको दे देते हैं जो बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है, टू चेक वेदर दे आर इमोशनली इंटेलिजेंट और नॉट। पैनल इंटरव्यू, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स जो हैं वो एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लिखते हैं, जैसे आईएएस का इंटरव्यू देखते होगे, मॉक जो आते हैं यूट्यूब वगैरह में, पैनल बैठा रहता है इंटरव्यूअर का, 2-3 लोग बैठे रहते हैं, एक कैंडिडेट सामने बैठा रहता है और इंटरव्यू होता है, इसे कहते हैं पैनल इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को एक साथ ही बैठा के उनका इंटरव्यू ले लिया जाता है एक ही समय पे, ठीक है, ये नहीं कि 1-on-1 करेंगे। नेक्स्ट है प्लेसमेंट, बहुत ही सिंपल है, प्लेस करना, मतलब जिस पर्सन को जिस जॉब के लिए तुमने हायर किया है उसको राइट प्लेस पे क्या करना, प्लेस करना। तो राइट जॉब असाइन करना राइट एम्प्लॉय को, ठीक है। अच्छा प्लेसमेंट होगा तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स तुमने उस पर्सन को उसी काम पे लगाया जिसमें वो माहिर है, तो भाई उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं, वो अच्छे से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऑफ कोर्स कर लेगा। तो प्लेसमेंट हेल्प करता है एम्प्लॉय को कि वो अपने जॉब रोल में एडजस्ट कर पाए। अगर प्लेसमेंट गलत हो गया तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि काम तुमने उसके मन का दिया ही नहीं। मान लो डेटा टाइपर है, डेटा टाइपिस्ट है कोई, उसको उसमें इंटरेस्ट हो, तुमने उसको कोई मार्केटिंग का बनाने को भेज दिया, पोस्टर वगैरह, तो भाई वो क्रिएटिविटी थोड़ी ना उसके अंदर, ठीक है, तो
भाग जाएगा वो। नेक्स्ट इज इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या होता है, वो नहीं जिसमें तुम खाना बना रहे हो। इंडक्शन मतलब होता है एम्प्लॉय को, नए एम्प्लॉय को अपने इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, नए एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करना, उसको रूल्स एंड पॉलिसी समझाना। भाई नया बंदा है, उसको बताएंगे, जैसे तुम ही क्लास में नए जाते हो, तुम्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है कि नहीं किया जाता पूरी क्लास से, बताया जाता है ना कि हमारे यहाँ के रूल्स ये है, रेगुलेशन ये, इतने दिन आना है, डिसिप्लिन है, ये ड्रेस है, वो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जाएगा तो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको वर्क एनवायरनमेंट से फैमिलराइज कराएंगे, ठीक है, जिससे एम्प्लॉय की जो एंग्जाइटी है, जो वो डर रहा है, वो खत्म हो जाए, उसको समझ में आ जाए चीज़ें यहाँ कैसे होती हैं, और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए और वो एडजस्ट कर पाए तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रैपिड रिवीजन जो हमने इस यूनिट का किया। यूनिट में मतलब बड़ी थी, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यार, जो तुम स्किप नहीं कर सकते थे, ठीक है। रिक्रूटमेंट में चाहती तो ऐसे उड़ा देती, बट मुझे पता है ना क्वेश्चन इससे बनता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज से भी बनता है, तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट में सारी चीज़ें रिवाइज करा दी। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।